हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी ने लेक्चर 1 जेनेटिक्स के जो लेक्चर्स को पढ़ाया गया था उसे अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आज हम सभी लोग जेनेटिक्स का यूनिट हमने जो नया स्टार्ट किया है, आपको पहले मैं अवगत कर चुका हूँ कि हम सभी लोग पहले रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, बट हमने उसको वहाँ पर थोड़ा सा स्थगित करके और जेनेटिक्स कुछ कारणों से स्टार्ट किए हैं। तो हम आज सभी लोग जेनेटिक्स के सेकंड लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने थोड़ा सा जेनेटिक्स क्या होता है, ठीक है, आनुवंशिकी क्या है, थोड़ी सी बात हमने हेरिडिटी की थी, थोड़ी सी बात हमने वेरिएशन की थी, और इसके बाद में हमने आपको ये समझाया था कि हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स क्या है। यहाँ तक बात हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक जो मेन टॉपिक हमारे चैप्टर की है, मेंडल्स लॉ, जिसे हम मेंडल का नियम कहते हैं, या फिर हम इसे लॉ ऑफ हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता का नियम भी कहते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो चैप्टर हमारा पहला है जेनेटिक्स का, जिसे हम वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत कहते हैं, ये चैप्टर मुख्य रूप से मेंडल्स लॉ के लिए ही निर्धारित है और इसमें हम मुख्य रूप से मेंडल्स लॉ पर ही डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले मेंडल्स लॉ की शुरुआत करेंगे। वैसे ये टॉपिक लेक्चर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लगभग 2 से 3 लेक्चर मेंडल्स लॉ के अंतर्गत ही हम डिस्कस करेंगे और एक महत्वपूर्ण टॉपिकों को क्लियर करेंगे कि जो आज हम वंशागति देख रहे हैं, किसी भी जीव की जेनेटिक्स देख रहे हैं, आनुवंशिकी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए मेंडल का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज हम मेंडल्स के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं। पहली बात, मेंडल्स कौन थे? तो अगर मैं मेंडल्स की बात करता हूँ तो मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, ठीक है। इनका जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था और एक ग्राम था जिसका नाम सिलासिया, ब्रून शहर के आसपास उस गांव में हुआ था। यानी मेंडल एक पादरी थे और जिनका जन्म ऑस्ट्रिया की ब्रून शहर में 22 जुलाई 1822 को हुआ था। इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो ब्रून यूनिवर्सिटी में, और वहां पर इन्होंने भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और मैथ के स्टडी को पूरा किया। यानी मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था, 22 जुलाई 1822 को हुआ था। वहीं पर इन्होंने ब्रून यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और मैथ का ज्ञान हासिल किया और इन्होंने फिजिक्स और मैथ के कंप्लीट ज्ञान को अर्जित किया। उसके बाद में मेंडल कुछ समय तक ज्ञान अर्जित करने के बाद, यानी अध्ययन कार्य पूर्ण करने के बाद अध्यापन कार्य करने लगे और अध्यापन कार्य करने के दौरान इनको एक विशेष स्थान पर पादरी बनाया गया और उस स्थान का नाम बताया जाता है चेक रिपब्लिक, जहां पर मेंडल एक पादरी के रूप में कार्य करने लगे। वैसे मेंडल को अगर देखा जाए तो अभी 1864 के दौरान 18वीं सदी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। यानी मेंडल कोई बहुत ज्यादा जानकार नहीं थे बायोलॉजी के, बट इनको फिजिक्स और मैथ का ज्ञान था। लेकिन हाँ, मेंडल की जो थिंकिंग थी वो जेनेटिक्स को, ठीक है, आइडेंटिफाई करने में, वो हेरिडिटी को आइडेंटिफाई करने में, ढूंढने में एक बहुत बड़ा योगदान था। ध्यान से सुनेंगे। मेंडल अध्यापन कार्य करने लगे और ठीक है, चेक रिपब्लिक में इन्होंने किया क्या, तो चेक रिपब्लिक में एक दिन ही बैठे हुए थे और इन्होंने उस चेक रिपब्लिक के गार्डन में, बगीचे में देखा कि इनको 2 अलग अलग प्रकार के प्लांट दिखाई दे। एक प्लांट आकार में काफी बड़े थे और दूसरे प्लांट आकार में काफी छोटे थे। तो इनके ब्रेन में एक बात आई कि ये जो लंबे पौधे हैं, लॉन्ग प्लांट्स, जिन्हें बताया मेंडल ने अपने नियम में, बताया जाएगा आगे, और एक प्लांट जो छोटे पौधे हैं, हमेशा जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन यानी उनसे जो सीड डेवलप होते हैं, उनसे हमेशा लंबे पौधे और हमेशा बौने पौधे ही क्यों डेवलप होते हैं। यानी कुछ विशेष बात जरूर है जिसके कारण लंबा मटर का पौधा लंबा मटर के पौधे की सीड से नया प्लांट बनाता है और बौने मटर के पौधे में बौने मटर की सीड से नया प्लांट बनाता है। बिना बायोलॉजी के ज्ञान के अनुसार भी उन्होंने कहा कि लाओ हम इन दोनों को मैरिड करा दें, यानी हम इन दोनों की शादी करा देते हैं। लाइक हम मेंडल के अनुसार देखें तो एक लंबे पौधे का पोलन ग्रेन बौने पौधे के पोलन ग्रेन पर ट्रांसफर करा देते हैं, और जब हम बौने पौधे का पोलन ग्रेन लंबे पर या लंबे का बौने पर ट्रांसफर कराते हैं तो देखते हैं क्या कंक्लूजन मिलता है, निष्कर्ष क्या मिलता है। इसके बाद में मेंडल की थिंकिंग और बढ़ती गई। इन्होंने मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारी बातों पर ध्यान दिया और फिर उसके बाद एक एक करके स्टडी करना शुरू कर दिया। तो आगे देखेंगे, ब्रून यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान और मैथ का अध्ययन करने के बाद ये अध्यापन कार्य करने लगे। इन्होंने जो कार्य किया, इनका जो मुख्य योगदान है
इन्होंने एक प्लांट चूज किया था जिसका बॉटनिकल नेम पायसम सेटाइवम है और हिंदी में हम उसे उद्यान मटर कहते हैं। इस मटर पर इन्होंने 7 सालों तक अध्ययन किया और 7 सालों तक अध्ययन केवल एक जनरेशन पर नहीं किया, बल्कि इन्होंने 7 सालों तक अध्ययन कई पीढ़ियों तक किया। फॉर एग्जाम्पल, एक मटर का पौधा लंबा ले, एक बौना ले, उससे नया सीड उगाए, उससे उस सीड से नया सीड उगाए, फिर उस सीड से अगले प्लांट को डेवलप करे। इस प्रकार इन्होंने जनरेशन टू जनरेशन कई जनरेशन तक स्टडी किया और कई जनरेशन तक अलग अलग प्लांट के स्टडी के अकॉर्डिंग एक निष्कर्ष निकालते गए। तो मेंडल ने किया क्या, इनका बहुत बड़ा कार्य पायसम सेटाइवम पर 7 वर्षों तक गहन अध्ययन किया, कई पीढ़ियों की वंशागति का पता लगाया और पीढ़ियों के वंशागति को पता लगाने के बाद जो कंक्लूजन मिला, उस कंक्लूजन को आज इन्वायरमेंट के मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के लिए, पृथ्वी के मैं कहूं 99% जीवों के लिए एक नियम बनाया जिसे हम आज लॉ ऑफ हेरिडिटी या वंशागति का नियम कहते हैं और वो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म पर लागू भी होता है। वही हम पढ़ने भी जा रहे हैं कि वंशागति का नियम क्या है। आपके बात समझ में आ गई होगी मेंडल के बारे में मैं समझा क्या रहा हूँ। इसके अलावा ये मेंडल ने जो नियम बनाया, इसको इन्होंने स्टार्ट किया था 1856 में, 1856 में, और इन्होंने वो नियम निष्कर्ष निकाला लगभग 1864 तक, यानी 56 से 64 तक लगभग 7 सालों तक एक निष्कर्ष निकाला, कई पीढ़ियों का अध्ययन किया और फिर अपने नियम को एक मैगनीज, जो ऑस्ट्रिया में एक फेमस मैगनीज थी जिसका नाम था द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, इस मैगनीज में उस नियम को प्रकाशित कराया 1864 में। एक बात मैं आपको समझा देता हूं, जब इन्होंने अपना नियम 1864 में प्रकाशित कराया तो उस दौरान मेंडल का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। दुर्भाग्य ये था कि उस दौरान डार्विन एक प्रचलित साइंटिस्ट थे और लोगों का ध्यान डार्विन की तरफ था, मेंडल की तरफ मैक्सिमम लोगों का ध्यान नहीं था। लेकिन मेंडल के मृत्यु के बाद 1903 में, 1905 में कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रिज, शेरमार्क, इन वैज्ञानिकों ने जब जेनेटिक्स की स्टडी करना शुरू किया, वंशागति का अध्ययन करना शुरू किया, हेरिडिटी का, तो उनको एक निष्कर्ष मिला। वो निष्कर्ष ये था कि जेनेटिक्स या हेरिडिटी का जो निष्कर्ष मेंडल देकर चले गए थे, वही निष्कर्ष उनको पुनः प्राप्त हुआ। तो मेंडल के मरने के बाद उन्हें कहा गया फादर्स ऑफ जेनेटिक्स, यानी उनके मृत्यु के पश्चात उन्हें वंशागति का या हेरिडिटी का या अनुवंशिकी का जनक कहा गया और मरने के बाद उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। आगे बढ़ते हैं, मेंडल के नियम कितने हैं या वंशागति का नियम कितना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाला उससे 3 नियम बनाया। पहला नियम बनाया प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम बनाया पृथक्करण का नियम। तीसरा नियम बनाया स्वतंत्र अभिवन का नियम। यानी मेंडल ने 3 नियम बनाया। पहला नियम बनाया लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम बनाया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम बनाया जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र पृथक्करण का नियम, और देन हम उसे स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। तो मैं एक बार पूरी बातों को रिवाइज करता हूं। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। मेंडल ने ठीक है अपने अध्ययन में पायसम सेटाइवम या मटर के पौधे का चयन किया और 7 सालों तक अध्ययन किया। मेंडल ने उस 7 सालों के अध्ययन के पश्चात एक निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला, जो जिसे हम लॉ ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। और उस कंक्लूजन को निकालने के बाद ऑस्ट्रिया की एक पत्रिका में प्रकाशित कराया जिसे हम द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून कहते हैं। और फिर कंक्लूजन भी 2 संस्करण से निकाला था, आगे मैं पढ़ाऊंगा। एक को हम एक संकर संस्करण और दूसरे को द्विसंकर संस्करण कहते हैं, वो हम आगे समझेंगे। और उस कंक्लूजन से 3 नियम बनाया, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम। अब मैं समझ पा रहा हूं कि ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने नियम में 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। 7 विपर्यासी लक्षण का मतलब ये होता है 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। जो विपर्यासी लक्षण क्या है समझने का प्रयास करें। जो एक ऑर्गेनिज्म में हो दूसरे में उसका विपरीत हो, यानी मान लो हम 2 कोई जीव ले ले तो इस वाले में जो लक्षण है वो इस वाले में नहीं है और इस वाले में जो लक्षण है वो इस वाले में नहीं है।
इस प्रकार मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 विप्रियासी लक्षण देखे, जो इसमें था, इसमें नहीं था, इसमें था तो इसमें नहीं था। ऐसे कैरेक्टर को हम विप्रियासी लक्षण कहते हैं। वो 7 लक्षणों का चयन किया। तो आइए हम जान लेते हैं कि वो 7 लक्षण क्या थे। सबसे पहले मेंडल ने सीड का, बीज का लक्षण लिया। सीड का लक्षण हो, फ्लावर का लक्षण हो, किसी प्लांट के पॉड का कैरेक्टर हो या प्लांट के स्टेम का कैरेक्टर हो। मेंडल ने देखा कि मटर के पादप में चाहे सीड हो, चाहे पॉड हो, चाहे प्लांट का स्टेम हो, चाहे फ्लावर हो, सबके अंदर 2 प्रकार का कैरेक्टर था। एक को उन्होंने बताया कि दिस कैरेक्टर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड एक को बताया दिस कैरेक्टर इज द रिसेसिव कैरेक्टर। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मेंडल ने तने की लंबाई और बौनापन का लक्षण लिया। मेंडल ने बीज के गोल और झुर्रीदार होने का लक्षण लिया। मेंडल ने पुष्प के बैंगनी और सफेद होने का लक्षण लिया। मेंडल ने, ठीक है, पॉड के फली का संकुचित होना और फूले हुए का लक्षण लिया। बट ये देखा कि एक जो लक्षण पहले में है दूसरे में नहीं है, दूसरे में है पहले में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनेंगे, मेंडल ने एक कैरेक्टर को प्रभावी बताया, डोमिनेंट, और एक कैरेक्टर को अप्रभावी बताया। अब आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मेंडल ने बीज का जो कैरेक्टर लिया, उन्होंने देखा कि कुछ बीज मटर की राउंड होती है, गोल गोल होती है, और कुछ बीज मटर की रिंकल्ड होती है। जो राउंड थी उसे बताया प्रभावी है, और जो रिंकल्ड यानी झुर्रीदार थी, इसे हम हिंदी में गोल कहेंगे, और इसे हम हिंदी में कहेंगे झुर्रीदार। यानी जो झुर्रीदार थी वो अप्रभावी थी, और जो राउंड सीडेड थी, गोल थी, वो प्रभावी थी। इसी प्रकार अगर गोल बीज पीले रंग का है, येलो कलर का, तो वो प्रभावी है, और अगर झुर्रीदार बीज हरे रंग का है तो वो अप्रभावी है। तो ध्यान से सुनिएगा, बीज में 2 कैरेक्टर, पहला गोल होना और पीला होना, ये प्रभावी लक्षण है। इसी प्रकार झुर्रीदार होना और हरा होना, ये अप्रभावी लक्षण है। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने जो फ्लावर का कैरेक्टर देखा, पुष्प का, उसमें 2 कैरेक्टर देखे। एक क्या देखा कि पुष्प बैंगनी होते हैं जो प्रभावी हैं, और पुष्प सफेद होते हैं जो अप्रभावी हैं। सेकंड पर आते हैं। सेकंड कैरेक्टर ये बताया गया मेंडल के अनुसार कि जो पुष्प बैंगनी कलर के मटर में होते हैं वो प्रभावी वाले हैं, और जो सफेद होते हैं वो अप्रभावी कैरेक्टर हैं। देन इसके बाद तीसरा कैरेक्टर लिया गया फली का। फली मतलब पोड, जिसमें हम सीड को निकालते हैं और मटर को खाते हैं। अगर मैं उस फली की बात करूं, अगर फली फूली हुई है, ठीक है, फुलेड है, और अगर फली सिकुड़ी हुई है, संकीर्णित है, तो अगर फली फूली हुई है तो उसका प्रभावी कैरेक्टर है, अगर फली संकीर्णित है तो उसका अप्रभावी कैरेक्टर है। इसी प्रकार अगर फली का रंग हरा है तो प्रभावी कैरेक्टर है, और अगर पीला है तो अप्रभावी कैरेक्टर है। मैं अगर फली की बात करूं, फूली हुई है तो प्रभावी, अगर सिकुड़ी हुई है तो अप्रभावी, अगर वो, ठीक है, हरी है तो प्रभावी, और अगर पीली है तो अप्रभावी कैरेक्टर हुआ। तो एक बार रिपीट करता हूं, अगर बीज गोल और पीला है तो प्रभावी कैरेक्टर है, अगर बीज रिंकल्ड और ग्रीन है तो अप्रभावी कैरेक्टर है, अगर पुष्प बैंगनी है तो प्रभावी कैरेक्टर है, अगर पुष्प सफेद है तो अप्रभावी कैरेक्टर है। इसी प्रकार अगर फली फूली हुई है और हरे रंग की है तो प्रभावी कैरेक्टर है, अगर फली संकीर्णित है और पीले रंग की है तो अप्रभावी कैरेक्टर है। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला कैरेक्टर उन्होंने लिया तने का, स्टेम का। तो तने का कैरेक्टर लिया उन्होंने, अगर प्लांट लंबा है, ठीक है, आप देखते हैं कुछ मटर के प्लांट्स काफी लंबाई तक वृद्धि करते हैं, तो वो प्रभावी कैरेक्टर है। अगर प्लांट बौना है तो अप्रभावी कैरेक्टर है। मीन सम प्लांट्स आर लॉन्ग इन शेप एंड सम प्लांट इन स्मॉल इन शेप, डॉर्फ इन शेप, एंड लॉन्ग शेप इज द, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड डॉर्फ शेप इज द, ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर। इसी प्रकार उस प्लांट पर कुछ फ्लावर अग्रस्त होते थे, वो प्रभावी बताया गया, और कुछ फ्लावर शीर्षस्थ होते थे, जिसे अप्रभावी बताया गया। There are the 7 different character of plants included in the law of the, ठीक है, dominance or the law of the heredity। दोबारा सुन लेते हैं क्या क्या लक्षण लिया गया, ध्यान से सुनेंगे। पहला सीड का लिया गया, गोल होना, झुर्रीदार होना, हरा होना, पीला होना, 2 कैरेक्टर हो जाएंगे। इसी प्रकार पुष्प का रंग लिया गया, बैंगनी होना, सफेद होना, तीसरा कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट लिया गया फली का रंग और फली का आकार, संकीर्णित होना, फूला होना, ठीक है, कैरेक्टर।
पीला होना, हरा होना, दूसरा कैरेक्टर, तो ये 5 कैरेक्टर हो गए। देन लिया गया स्टेम की लंबाई, लंबा होना, बौना होना, छठा कैरेक्टर। और फिर लिया गया तने का, ठीक है, फ्लावर का डेवलपमेंट, अग्रस्त होना, शीर्षक होना, ये 7वां कैरेक्टर हो जाएगा। तो मेंडल ने इस प्रकार फ्लावर्स के या फिर पूरे प्लांट्स के अंदर 7 डिफरेंट कैरेक्टर का चयन किया। इसके अलावा कुछ और बातों पर ध्यान से समझ लेते हैं। अगली बात यह है कि मेंडल जब कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ज्ञान नहीं था, तो मेंडल के, ठीक है, जेनेटिक्स में सफल होने का कारण क्या है? मेंडल के जेनेटिक्स में सफल होने का कई कारण है। पहला कारण, उन्होंने जो भी कैरेक्टर लिया उस कैरेक्टर पर ही जाकर अपना कंप्लीट निष्कर्ष निकाला। अगर बौनापन और लंबापन एक कैरेक्टर लिया तो उस पर जाकर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया। अगर उन्होंने पीला और हरा कैरेक्टर लिया तो उस पर जाकर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया। पहला कैरेक्टर, मेंडल ने अपने कैरेक्टर्स, अपने नियम के अनुसार जो प्लांट का चयन किया उसके एक कैरेक्टर के निष्कर्ष को निकालने का प्रयास किया। सफलता का पहला कारण ये था। दूसरा कारण, मेंडल ने जो प्लांट चयन किया वो एक ऐसा प्लांट था जिसको हम कहीं भी आसानी से उगा सकते थे, यानी वह 1 वर्षीय पादप था और कम समय में ही मेंडल ने उसके कई जनरेशन की स्टडी कर ली थी। कल्पना करो कि अगर मटर की जगह पर यही प्लांट बरगद का ले लिया जाता तो मेंडल के अनुसार बरगद के कई पीढ़ियों का अध्ययन कर पाना संभव नहीं था। इसलिए मेंडल ने जो प्लांट चयन किया वो काफी आसानी से कई पीढ़ियों का अध्ययन करा देता है। इसलिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर का चयन किया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंडल को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन जो ज्ञान था उसमें बायो के साथ मैथमेटिक्स भी उन्होंने जोड़ा, और जिसके कारण आज सभी लोग मेंडल्स के बनाए गए उस नियम को आसानी से समझ पाते हैं। यानी मेंडल ने कुछ ट्रिकी वर्ड्स यूज किए, ट्रिकी शब्द यूज किए, जिससे हम दूसरों को समझा पाए, और आज वही एक पॉपुलर लॉ ऑफ जेनेटिक्स यानी लॉ ऑफ हेरिडिटी या वंशागति का नियम बन चुका है। तो ये आपको मैंने मेंडल कौन थे, मेंडल ने क्या किया, मेंडल के 7 लक्षण क्या है और मेंडल की सफलता क्या है, इसके बारे में आपको क्लियर किया हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मेंडल के नियम कितने हैं? 3 नियम हैं, कल से हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम इनके एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और मैं आपसे उम्मीद ये कर रहा हूँ कि मेरे सारे लेक्चर को आप देख रहे होंगे। अगर आप कोई भी लेक्चर बाउंस करते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपको ये निश्चित हो जाएगा कि आपको अगला लेक्चर या कुछ टॉपिक समझ में नहीं आएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपको बहुत सरल लैंग्वेज में मैं मेंडल्स का नियम या जेनेटिक्स की टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आप एक एक करके सारे लेक्चर को देखते रहें, और देखने के साथ साथ अपने मित्रों को शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नोटिफिकेशन की नहीं दबाए हुए तो भी बेल आइकन की करें, क्योंकि आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं कोई वीडियो डालूं, और आप मेहनत से तैयारी करते रहें। एक इम्पोर्टेंट सूचना और आपको दे देते हैं, अगर आप मेरे नंबर्स को नहीं जानते हो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर आप मेरे नंबर को नहीं जानते हैं तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसका 60 नोट ही केवल तैयार हो सकता है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको एक पूरा नोट चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पर आकर हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, ये आपके स्वेच्छा के अनुसार निश्चित करता है। तो आप नोट्स जरूर प्राप्त कर लें, जिससे आपको आसानी हो जाए लैंग्वेज को समझने में और पढ़ने में। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट डे मिलेंगे।